जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे। जम्बू टॉक्स देखने वाले आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ निधीश गोयल। करता हूं आप सभी का यथोचित अभिवादन। शेर केवल दिखने की वस्तु नहीं होती है, दिखने का जीव नहीं है वो केवल वो, बल्कि उसके साथ साथ शेर अपने विपक्षी का मान मर्दन भी कर डालता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस समय हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, जो 56 इंची सीने की बात किया करते थे, अब उनके अंदर का शेर जो है ना, वो जागृत रूप में लोगों को नजर आने वाला है। और उसकी पृष्ठभूमि में हमें संसद भवन, जो नया संसद भवन बन रहा है और जिसका एम्बलम यानी कि हमारा राष्ट्रीय गौरव, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ जो दिखाई दे रहा है। आज तक आपने जो अशोक स्तंभ देखे होंगे ना, वो अशोक स्तंभ में शेर जो है वो उस तरीके से दहाड़ते हुए आपको नजर कभी नहीं आए होंगे। और ये बात मान के चलिए कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर अगर मैं चाहूं तो जयपुर में रहने वाले लक्ष्मण व्यास, जो जिन्होंने ये अशोक स्तंभ बनाया है, जिसका उद्घाटन हुआ अभी, उनको भी मैं बुला लूं तो शायद वो भी यही कहेंगे शो में कि ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अनुसार हमने बनाया है, हमें गाइड किया गया। लेकिन ये मान करके चलिए कि ऐसी जगहों पर बिना शक्ति संपन्न राज्य जिसके हाथ में सत्ता है, उसे चर्चा हुए बगैर कुछ होता नहीं है। ये शेर जो दहाड़ रहे हैं ना, ये दहाड़ उनकी अब सबको सुनाई पड़ने वाली है। और ये शेरों की दहाड़ की बात मैंने इसलिए की है क्योंकि आज तक भारत के इस शेर की दहाड़ शायद पूरे विश्व को उस तरीके से सुनाई नहीं दी थी। और अब संसार की कोई ताकत भारत को रोक नहीं पाएगी। इसकी शुरुआत कई तरीके से हो चुकी है। इस समारोह में आपको प्रधानमंत्री मोदी नजर आए, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला नजर आए, हरदीप सिंह पुरी नजर आए, और बहुत ज्यादा लोग उसमें दिखाई नहीं दिए। विपक्ष ने आरोप लगाया कि भाई आप जो है अपने विपक्षी लोगों को नहीं बुलाया, ये तो है ना भारत का कार्यक्रम था, किसी सरकार का कार्यक्रम नहीं था। तो सरकार में तो गृह मंत्री को भी नहीं बुलाया गया और साथ साथ में भाजपा के अध्यक्ष को भी नहीं बुलाया गया। एक छोटा कार्यक्रम किया गया, लेकिन इस कार्यक्रम से एक संदेश दिया गया कि आप वो लोग थे जिन्होंने प्रधानमंत्री के इस ड्रीम प्रोजेक्ट, जिसे सेंट्रल विस्टा कहा जाता है, उसको रोकने की हर कुछ कोशिश की। आप हाई कोर्ट गए, आप सुप्रीम कोर्ट गए, आपने भारत को गरीब देश कहकर के एक गाली दी कि भारत जैसे गरीब देश में इस तरीके की फिजूल खर्ची करने की आवश्यकता नहीं है। आपने कोरोना की बात भी उसमें की, सारे तरह के अड़ंगे जो आप लगा सकते थे वो सब लगाए, लेकिन ये प्रोजेक्ट रुक नहीं सका। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो अब आगे जाकर के जिस दिल्ली को हम लुटियंस दिल्ली, जो ब्रिटिश आर्किटेक्ट थे, उनके नाम से जानते हैं, उनके विरोध, अब नरेंद्र मोदी के विरोधियों की परेशानी ये है कि अब ये दिल्ली, लुटियंस दिल्ली की जगह नरेंद्र मोदी के नाम से जाने जाने वाली है। 9,500 किलो का ये अशोक स्तंभ, 6,500 किलो का वो स्टील का प्लेटफॉर्म जिस पर ये रखा गया है, 6.5 मीटर की इस एम्बलम की हाइट। सोचिएगा, अगर ये एम्बलम इस तरीके का हमें नजर आ रहा है, जब संसद भवन बनेगा, जब पूरा सेंट्रल विस्टा अपने आकार रूप लेगा, तो ये कैसा दिखाई देगा। ये लोगों को समझ में आ रहा है, विपक्ष को समझ में आ रहा है, और उसे ये भी पता लग रहा है कि ये अब उसके मान मर्दन के दिन जो है वो शुरू हो गए हैं। सोचिएगा आप, बाला साहब ठाकरे की विरासत को भी छू कर दिया गया है महाराष्ट्र। लेकिन महाराष्ट्र में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, इसलिए लगता भी है कि 2.5 साल की सरकार हो गई थी दूसरे उद्धव ठाकरे की, एनसीपी की और कांग्रेस की, तो भाजपा को सरकार में आने का मन तो शुरुआत से था। लेकिन गोवा में तो इसी साल भाजपा की सरकार आई थी, मार्च में ही चुनाव हुए थे, और 40 में से 20 सीटें भाजपा ने जीत ली थी। 2 सीट जो है वो गोमंतक पार्टी की, 3 निर्दलीय, यानी कि 40 में से 25 विधायक भाजपा के पास में थे, भाजपा के पास में सत्ता थी। तो ऐसे में भाजपा को किसी और दल से कुछ लेने की आवश्यकता थी ही नहीं। तब कांग्रेस के 10 विधायक भाजपा में आने को क्यों लालायित हो गए, किस कारण से, कैसे संडे को भी दफ्तर खुलता है, कैसे इस तरीके की बात होती है कि 10 विधायकों में से एक डिप्टी स्पीकर जो है वो बन सकता है, वहां पर आवश्यकता नहीं थी। लेकिन भाजपा ने अब शायद छठे शाठ्यम समाचरेत, या मैं कहूं कि भाजपा को छोड़ दीजिए, नरेंद्र मोदी ने अब छठे शाठ्यम समाचरेत को उपयोग में लाना शुरू कर दिया है। छठे शाठ्यम समाचरेत का मतलब समझते हैं ना, यानी कि कुपात्र को दान नहीं देना, और जो जैसा करे, जो दुष्चरित्र हो, उसको वैसी ही भाषा में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक टीवी शो में कहा था कि पाकिस्तान को जैसी भाषा में समझे वैसी भाषा में उसे समझाना चाहिए। तो विपक्ष जैसी भाषा में समझना चाहता है
उसे वैसी ही भाषा में समझाने की बात अब नरेंद्र मोदी ने शुरू कर दी है। सोचिएगा, मैंने पहले भी कई वीडियोस में कहा है कि विधायक क्यों जाता है किसी भी कारण से, या तो वो सिद्धांतवादी होता है तो उसको लगता है कि भाई जो पार्टी है वो उस सिद्धांत जिस सिद्धांत पर बनी थी उस सिद्धांत पर काम नहीं कर रही है, तो वो पार्टी चेंज कर सकता है। या फिर उसको लग सकता है कि उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के हिसाब से अगली बार वो जीतने वाला नहीं है। जैसे गोवा की बात करें, गोवा एक, अगर आप गोवा घूमने गए होंगे तो गोवा एक बहुत छोटा सा है। अगर इवन गोवा एक शहर, बड़े शहर के जैसा ही लगता है, इसके अलावा नहीं लगता, लेकिन गोवा को राज्य का दर्जा प्राप्त है। तो वहां पर जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो भी बहुत छोटी है। और जिस तरीके से पार्षद की बात आती है, तो पार्षद के चुनाव में पार्टी से ज्यादा व्यक्ति की महत्ता होती है, क्योंकि एक पार्षद को अपने जो इतना क्षेत्र है उसमें हर घर से उसका संपर्क होना चाहिए। गोवा इतना छोटा है और उसमें 40 विधानसभा सीट, इसका मतलब गोवा के जो विधायक हैं उनका वहां के लोगों से अच्छा खासा संपर्क होना चाहिए। तो वहां पर पार्टी नहीं बल्कि व्यक्ति की बहुत महत्ता है। तो शायद वो विधायक ये भी जानते होंगे कि अगली बार इस विधानसभा क्षेत्र से वो जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, या फिर उनको ये भी लग सकता है कि उनका टिकट कट सकता है अगली बार, तो फिर उन्हें क्या करना चाहिए, या फिर उन्हें यह लग सकता है कि उन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है, यहां तो मिलेगी नहीं, सामने वाले की मिल जाएगी। जैसे मैंने आपको कहा कि इन 10 में से किसी एक को डिप्टी स्पीकर भी बनाया जा सकता है, और या फिर वो पैसे के कारण से चले जाते हैं। पहला वाला आप छोड़ दीजिए, क्योंकि इतने नैतिक वाले जो हैं कि सिद्धांत के कारण से पार्टी छोड़ दें, ये अब बहुत ज्यादा बचे नहीं हैं। तो बाकी जो चारों हैं उनमें से कोई ना एक होगा। मैंने पहले वाले वीडियो में कहा था, मुस्लिमों के लिए जब बात कही थी कि नरेंद्र मोदी ने मुस्लिमों को दिया है लास्ट चांस, तुम साथ आओ या साथ ना आओ, भाजपा सत्ता में रहेगी। कुछ लोगों ने उसमें कमेंट किया कि भारत में 250 से ज्यादा जिले जो हैं वो मुस्लिम बाहुल्य वाले हो रहे हैं। हमने कुछ वीडियोस बनाए थे अखंड भारत के बारे में, और उसने यूरो अमेरिकन मॉडल के बारे में पूरी बात की थी कि इस समय जो यूरो अमेरिकन मॉडल चल रहा है और भारत जिस दिशा में चल रहा है, आप ये मान करके चलिए अगले 10 वर्षों में भारत की दशा और दिशा जो है वो पूरे विश्व की दशा और दिशा तय करने वाली है। और अब पूरे संसार में कोई ऐसी शक्ति रहेगी नहीं जो भारत को रोक पाए किसी भी तरीके से। 2022 और 2023 भारत के लिए बहुत मुश्किल साल होने वाले हैं, क्योंकि पूरा का पूरा विश्व की जो जितनी भी विदेशी ताकतें हैं, षड्यंत्रकारी ताकतें जो भारत को आगे बढ़ने से रोकना चाहती हैं हर तरीके से, वो हर संभव प्रयास, हर संभव कोशिशें जरूर करेंगी। बट आफ्टर 2024, 2024, 2025, उसके बाद में हिंदुत्व विल बी अनस्टॉपेबल, और हिंदुत्व का रथ रोकने की क्षमता किसी भी तरीके से किसी में होगी नहीं, और खासतौर पर उन लोगों में तो बिल्कुल नहीं होगी जो भारत को श्रीलंका जैसा देखना चाह रहे थे। आप देख रहे होंगे ना श्रीलंका को किस स्थिति में है वो। वहां के लोग जो हैं वो प्रधानमंत्री, उसके जो वहां की सरकार है जिसमें वो रहा करती थी सरकारी निवास, वहां स्विमिंग पूल में मौज कर रहे हैं। यानी कि इसका मतलब समझ लीजिए कि अगर जनता आपके सरकारी निवास पर पहुंच गई है, इसका मतलब आप खत्म है। और भारत में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो भारत को श्रीलंका बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं। फ्री वाइब्स के जरिए अरविंद केजरीवाल जैसे लोग यही काम कर रहे हैं कि भारत के पुरुषार्थ को कैसे नीचा दिखाया जाए और भारत के लोगों को बताया जाए कि तुम एंटाइटल हो इन सुविधाओं के लिए, हम तुम्हें देने के लिए तैयार हैं, तुम कुछ काम मत करो, बस बैठे रहो, अपनी शक्ति को छोड़ो, अपनी शक्ति को पहचानो मत, उसे जानो मत, अपने इतिहास को मत जानो, और हम जो तुम्हें दे रहे हैं उसमें संतुष्ट रखो और कहते रहो कि जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। लेकिन शायद वो लोग समझ चुके हैं या फिर भूल चुके हैं कि भारत के लोग जब सीताराम की बात करते हैं तो राम के पुरुषार्थ की बात पहले करते हैं, और राम के पुरुषार्थ को जिसने जान लिया तो वो यूं संतुष्ट होने वाला नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि अब भारत का शेर केवल दिखने वाला नहीं है, वो दहाड़ने वाला है। और भारत के इस राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में जो शेर जो है वो जो दहाड़ रहा है और उसके नख जो आगे की तरफ निकल रहे हैं, अब चाहे वो विपक्ष हो या दुनिया की कोई भी षड्यंत्रकारी ताकत, उसे समझ लेना चाहिए कि ये शेर अब दहाड़ेगा भी और झपटेगा भी। आज के कार्यक्रम में इतना ही। आप सभी से निवेदन है कि ये जम्बू टॉक्स है, ये जम्बू थॉट्स है, इस विचार को पूरे अधिकार के साथ में ग्रहण कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आपको लगता है कि राष्ट्र धर्म के लिए आप कुछ अच्छा काम कर रहे हैं तो नैतिक समर्थन के साथ साथ में यथासंभव, यथेच्छा, यथाशक्ति, पत्रम पुष्पम धर्मांश के माध्यम से हमें आर्थिक सहयोग अवश्य प्रदान कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।